हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल रोहित सर ऑनलाइन क्लास की एक और बेहतर और इस कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम लोग साइंस का फर्स्ट एक चैप्टर फिजिक्स का लेकर चल रहे थे, प्रकाश का परावर्तन, जो मैंने आपको पूरा डिटेल्स पिछली वाली वीडियोस में मैंने बता दिया है। कुछ मैंने टॉपिक्स के बारे में उसमें डिस्कस किया था पिछले वाली वीडियोस में। आगे की वीडियो जो हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, इससे लेकर कुछ आगे कुछ टॉपिक तक हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट वाला जो आपका चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन हम कवर करेंगे, वो आपको 3 वीडियोस में हम कवर करेंगे। पहले कुछ वीडियोस में उससे बेसिक चीजें के बारे में मैंने बात कर लिया है और ये सेकंड वीडियो है। इसके बाद आपको थर्ड वीडियो मिलेगा, उसके बाद एक फोर्थ और वीडियो जो मिलेंगे उसमें पूरी ऑब्जेक्टिव चैप्टर्स की पूरी ऑब्जेक्टिव सीरीज में आपको दे दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मेरे दोस्त, इस चैनल को, इस वीडियो को एक बार शेयर कीजिएगा, उन गरीब विद्यार्थियों के पास शेयर कीजिएगा जो किसी शिक्षा की, जो किसी गरीबी के कारण कैसी ऐसी स्थिति जो उनके पास कुछ उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण वह बेहतर शिक्षा और बेहतर कॉन्सेप्ट नहीं प्राप्त कर पाते हैं, उन विद्यार्थियों के पास, उन बच्चों के पास यह वीडियो को शेयर कीजिएगा। क्योंकि हम 2023 के प्रिपरेशन लगातार हम इस चैनल पर करा रहे हैं, इस लगातार वीडियोस में आपको दे रहा हूं मैथ और साइंस का। ठीक है, आने वाली बहुत जल्दी ही पूरी साइंस की पूरी वीडियोस हम कवर कर लेंगे। उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलने लगेगा मेरे दोस्त, वह कुछ समय है पीडीएफ नोट्स मिलने का। चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सीरीज, सब्जेक्टिव सीरीज सब आपको मैं दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि गरीबी आपकी शिक्षा में बाधा नहीं बननी चाहिए। इसीलिए इस चैनल पर आप लोग आए हैं, इस चैनल को एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास में दोस्त। तो चलिए यहां से हम लोग अपने टॉपिक पर चलते हैं। आता है हमारे पास कि गोलीय दर्पण होता क्या है भाई। मैंने दर्पण के बारे में पिछले वाली वीडियोस में मैंने समझाया था। जो दर्पण 2 प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण के बारे में मैंने बात कर लिया था। और यहाँ पे है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता है कि इसकी परिभाषा को आप लिखते चलिएगा, मैं आपको समझाते चलूंगा, बोलते चलूंगा, आप आराम से इसको लिखते चलिएगा। तो गोलीय दर्पण होता क्या है? तो गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का है, यानी जो गोलीय दर्पण कहते किसको है, इसका जो परिभाषा हो जाएगा क्या होगा कि दर्पण, यानी जो आप पढ़े थे कि दर्पण, तो दर्पण किसे कहते हैं? तो दर्पण कहते किसको है? जिससे प्रकाश टकराकर लौट जाए तो उसको दर्पण कहते हैं। 2 प्रकार के, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में पढ़े थे कि वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल होता है। गोलीय दर्पण तो ऐसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी गोलीय कांच का एक भाग होता है। यानी इसका परिभाषा पहले आप लिख लीजिए कि वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी गोलीय कांच का एक भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण कहते हैं। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, लिख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का एक भाग होता है, यानी गोलीय दर्पण का परिभाषा वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी गोलीय कांच का एक भाग होता है ना, उसको हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं? तो गोलीय दर्पण कहते हैं। समझिएगा, किसी गोलीय कांच कहने का मतलब मैंने ये गोला बना लिया है, वही कह रहा है गोलीय दर्पण कि वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, परावर्तक सतह कहने का मतलब कि जहां से प्रकाश किरण टकराकर लौट जाती है। ठीक है, तो किसी गोलीय कांच का एक भाग होता है, ये गोलीय कांच है, इसमें 2 भाग हम लोग करते हैं, एक धंसा हुआ भाग और एक होता है उभरा हुआ भाग। यही है, 2 भाग मैंने यहां पे बना लिया। इसको अगर से हम भीतर से पेंट कर देते हैं तो यह उभरा हुआ भाग हो जाएगा। तो उभरा हुआ भाग, इसी से प्रकाश किरण जब टकरा कर लौट जाता, इसको उभरी सतह कहते हैं, उभरी सतह। ठीक है, अब इसको अगर से हम बाहर से पेंट कर देते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं धंसी हुई सतह, धंसी सतह। अब फिर से समझिएगा कि भाई गोलीय दर्पण होता क्या है। तो वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह किसी गोलीय कांच, ये गोला कांच था, इसका ये 2 भाग मैंने कर लिया, धंसा हुआ, उभरा हुआ, किसी गोलीय कांच का एक भाग होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो गोलीय दर्पण कहते हैं। ये चीज समझ गए हैं, इसका हो गया। इसके बारे में आप लिख सकते हैं एग्जांपल्स में, इसके जैसे में आप लिख सकते हैं। इसके बाद होता क्या है कि जो दर्पण होता है वह दर्पण कितने प्रकार के होता है? तो जो दर्पण जो होता है, दर्पण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर, इंग्लिश में इसको कॉनकेव मिरर कहा जाता है, अवतल दर्पण का। और दूसरा आता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? कि वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है। ठीक है ना, इसको कन्वेक्स मिरर कहते हैं, कन्वेक्स मिरर। सभी को परिभाषा को हम लोग समझते चलेंगे।
कन्वेक्स मिरर। यानी यहां से आपके पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अब हम लोग पहले समझेंगे कि भाई अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसे गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है। परिभाषा को हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वैसे दर्पण, वैसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका परिभाषा मैं आपको लिख दूंगा, ऐसे सबका परिभाषा मैं आपको बोल दूंगा, उससे आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दर्पण जिसकी परावर्तक, वैसे गोलीय दर्पण सॉरी कर दीजिएगा, वैसे क्योंकि गोलीय दर्पण का प्रकार है वैसे गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो, धंसी हुई हो, उसे कौन सा दर्पण कहते हैं, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। अब देखिएगा इसका फिगर क्या है, क्यों तो गोलीय कांच का एक भाग होता है उसी में का यह जो इसका परावर्तक सतह क्या होगा तो धंसा हुआ रहता है। यानी इसमें प्रकाश का परावर्तन जो है ना कहां से होगा, जो धंसा हुआ है ना इसी से होगा। इसी को हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं तो अवतल दर्पण कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं, कॉनकेव मिरर कहते हैं। इस चीज को तो समझ गए। फिर से इसका देख लीजिएगा परिभाषा कि वैसे गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई हो उसे हम लोग कौन सा दर्पण कहते हैं तो अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद आता है कि उत्तल दर्पण भाई होता क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। तो इसका परिभाषा है जहां पे उभरी हुई हो, धंसी हुई हो, वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे तो उभरी हुई हो लिख देंगे। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि वैसे गोलीय दर्पण, वैसे गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह, जिसकी परावर्तक सतह क्या होता है तो उभरी हुई हो, उभरी हुई हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे कौन सा दर्पण कहते हैं तो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो उत्तल दर्पण में ये उभरा हुआ होगा तो इसमें भीतर से पेंट होगा, इस तरह से होगा। इसको हम लोग कौन सा दर्पण कहेंगे तो इसको हम लोग उत्तल दर्पण का नाम देते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कन्वेक्स मिरर कहा जाता है। ठीक है, फिर से आप दोनों दर्पण को समझेंगे। दर्पण दो, गोलीय दर्पण दो प्रकार के, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण भाई कहते हैं किसको है तो वैसे गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई होती है उसको अवतल दर्पण कहते हैं, और जिसकी परावर्तक सतह उभरी हुई होती है उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब यहां से आता है कि दर्पण से संबंधित कुछ जो पद होते हैं, तो कुछ पद जो होते हैं, यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट आप लगा लीजिएगा कि दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित कुछ पद, कुछ पद, यहाँ पे दर्पण से संबंधित कुछ पद आता है। तो सबसे पहले जो पद होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, जिसको इंग्लिश में पोल कहा जाता है। इसकी परिभाषा को समझते चलेंगे, कॉन्सेप्ट को समझते चलेंगे, उतना आपके लिए लिखना जरूरी नहीं है। जो मैं आपको ज्यादा जरूरी है उसका परिभाषा मैं लिख दे रहा हूं, और जो आप इसका लिखना चाहते हैं एक्स्ट्रा में तो उसको मैं परिभाषा बोल दूंगा, आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो को रोक कर यहाँ पे। ठीक है, तो ध्रुव कहते हैं किसको है तो दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पद है, समतल दर्पण से कोई हमको लेना देना नहीं है। ध्रुव क्या है तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण जो होता है ना, यह जो दर्पण है या आप जो ये हो गया भीतर से अगर जो पेंट है तो कौन सा दर्पण हो गया उत्तल दर्पण, और जो बाहर से पेंट है तो अवतल दर्पण हो गया। यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को, यह जो मध्य बिंदु होता है ना, बीच में जो बिंदु होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं। इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। फिर दूसरा आता है कि इसका आता है कि वक्रता केंद्र, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो वक्रता केंद्र क्या होता है तो गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का एक भाग होता है उस गोलीय कांच को ज्यामितीय केंद्र को हम लोग वक्रता केंद्र कहते हैं। जैसे कि यह देखिएगा, यह गोलीय दर्पण है, क्योंकि इसमें दो गोलीय दर्पण बनेगा, अवतल और उत्तल। तो गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का एक भाग होता है उस गोलीय कांच के ज्यामितीय केंद्र को, यह जो केंद्र यहां से जो मैं सर्कल कर रहा हूं ना, इसी केंद्र को क्या कहा जाता है तो वक्रता
केंद्र कहा जाता है। ये चीज आप समझ गएंगे। इसका परिभाषा लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि वैसे गोलीय दर्पण जिसकी यानी क्या है वक्रता केंद्र, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। या इस तरह से लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का एक भाग होता है उस गोलीय कांच के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, फिर से मिला लीजिएगा कि गोलीय दर्पण जिस गोलीय कांच का एक भाग होता है उस गोलीय कांच के ज्यामितीय केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इसके बाद आता है कि प्रधान अक्ष। 3 नंबर पॉइंट हम लिखते हैं प्रधान अक्ष, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस भाई होता क्या है प्रिंसिपल एक्सिस? तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को, जैसे कि देखिएगा ये मैंने अवतल दर्पण ले लिया है, ठीक है, तो इसका तो भाई ध्रुव है, अवतल उत्तल दोनों आप ले सकते हैं, मैं अवतल में आपको समझा रहा हूं, ये ध्रुव है, यह वक्रता केंद्र है। इसको जो मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है ना, इसी को क्या कहा जाता है? इसको प्रधान सॉरी यहाँ देखिएगा ध्रुव को हम लोग P से निरूपित करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को C से निरूपित करते हैं। ये चीज भूल गया था, मैंने बता दिया आपको। तो गोलीय दर्पण के यानी वक्रता केंद्र सॉरी यहाँ पे देखिएगा प्रधान अक्ष किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र में पोल को मिलाने वाले सरल रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसको हम प्रधान अक्ष कहते हैं। फिर से इसका परिभाषा लिख सकते हैं प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सरल रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। अब यहां से आपका आता है कि फोकस जैसा होता है, इस चीज को समझते चलेंगे। यानी फोकस क्या है? फोकस, फोकस दूरी, यह सब को समझते चलेंगे तब आगे के हम लोग टॉपिक को देखेंगे। अब यहां पे आता है कि फोकस, तो फोकस क्या होता है? जिसको इंग्लिश में हम लोग फोकल कहते हैं। ठोकल नहीं लिखिएगा, इसका नाम है फोकल, ठोकल नहीं। तो फोकस क्या होता है? तो होता क्या है कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, यह मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया बाहर से, यह तो हो गया। इसके जो मध्य बिंदु इसको पोल कहते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। ठीक है, ये चीज समझ गया। तो गोलीय दर्पण के यानी गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, जो गोलीय दर्पण इसके प्रधान अक्ष समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटता है ना, या कटती हुई प्रतीत होती है। यहाँ पे आपको जो अवतल दर्पण में है, अवतल दर्पण में कटेगा, अवतल दर्पण में आपको कटेगा, ठीक है, लेकिन उत्तल दर्पण जो है ना, उत्तल दर्पण में प्रतीत होगा। ठीक है, अवतल दर्पण में आपको एग्जैक्ट कटेगा, उत्तल दर्पण में आपको प्रतीत होगा, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। इसका परिभाषा को आप लिख लीजिएगा कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर, यानी जो गोलीय दर्पण है, फिर से लिखेगा कि गोलीय दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, उसको हम लोग फोकस कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि फोकस दूरी। जो फोकस दूरी भाई होता क्या है? फोकस दूरी तो गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं फोकस की जो बीच की जो दूरी होती है ना, इसको हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। यह तो और वक्रता त्रिज्या क्या है? तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे इसके बारे में कुछ संबंध है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध जो होता है क्या है, यह जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की दोगुनी होती है। यहाँ पे आप स्टार्ट पॉइंट नोट पॉइंट लगा के लिख लीजिएगा। नोट में मैंने लिख देता हूं फर्स्ट नोट, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? दो गुनी होती है, सॉरी आधी होती है। यानी जो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो फोकस दूरी आधी होती है, लेकिन जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या वह फोकस दूरी के दो गुनी होती है। अब कैसे से देखिएगा, फर्स्ट नंबर को समझिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। जो फोकस दूरी है यह वक्रता त्रिज्या r होता है, वक्रता त्रिज्या r से प्रदर्शित करते हैं, इसको f फॉरवर्ड r/2। इसको हम लोग भी सिद्ध करेंगे आगे वाली वीडियोस में। फिर होता है यहाँ पे कहा है कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है, यानी r बराबर 2f। जो वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी होती है, ये आपको संबंध पूछता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच के संबंध को बताइए, तो f बराबर r/2 लिखा रहेगा, चाहे r बराबर 2f लिखा रहेगा, ये इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा।
इसमें आप समझ गए कि फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, और ये चीज तो आप समझ गए हैं। अब आगे इसमें आता है कि जो अवतल और उत्तल दर्पण है ना, उसका उपयोग हम समझ लेते हैं। इसका उपयोग क्या होता है, उसके बाद वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब यानी बिंब प्रतिबिंब समझेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग को आप लिखते चलेंगे। यहाँ पे आप स्टार्ट पॉइंट में लगाइएगा अवतल दर्पण का उपयोग। तो भाई अवतल दर्पण का उपयोग क्या है, फर्स्ट में लिखेगा सौर कुकर के निर्माण में। क्या लिखेंगे, सौर कुकर के निर्माण में। दूसरा है परावर्तनीय दूरबीन के निर्माण में। यहां पे क्या हो जाएगा, परावर्तनीय दूरबीन के निर्माण में। फिर लिखेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने में। इसके बाद है आंख कान नाक। आंख कान नाक इत्यादि के विकारों को देखने में। विकारों यानी गड़बड़ी जो हो जाता है ना, विकारों को देखने में। ठीक है, फिर आगे आता है 5 नंबर, हम लिख लेते हैं। ये हो गया इसका हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में हो गया। फिर आता है कि उत्तल जो दर्पण है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का हम लिख लेते हैं सड़क पर प्रकाश छितराने में। सड़क पर प्रकाश छितराने में। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में। ठीक है, ये चीज है। फिर से देख लीजिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां पे किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग लिखिए, 3 उपयोग लिखिए या 4 उपयोग लिखिए। पहला हम समझाते हैं आपको सौर कुकर के निर्माण में। जो कुकर होता है ना, सोलर पर चलता है, उसके निर्माण में। इसके बाद है परावर्तनीय दूरबीन के निर्माण में, दूर की वस्तुओं को देखने के रूप में। वास्तविक प्रतिबिंब बनाने में। फिर आता है आंख का नाक इत्यादि में जो विकार होते हैं, डेंटिस्ट देखते हैं ना, आंख वाला दांत वाला डॉक्टर, वो लेंस दर्पण रख ले जाता है, वो अवतल दर्पण रखता है। छोटका वस्तु को बड़का देखने, भरकदार देखने के लिए उपयोग किया जाता है। इस पर हजामती दर्पण के रूप में, जहां दाढ़ी उड़ी बनवाते हैं, बाल कटवाते हैं ना, वहां जो सैलून में होता है ना, हजामती दर्पण के रूप में इस दर्पण का उपयोग किया जाता है। और इससे बहुत सारा इसमें है। इसमें आप लिख सकते हैं सिनेमा घरों में भी इसका उपयोग होता है। गाड़ी के हेडलाइट की कटोरी जो बनता है ना, उसके रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। मैं आपको 5 लिख दिया जो आपके लिए बहुत काफी है। इसका होता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग सड़क पर प्रकाश छितराने में, और गाड़ी के जो साइड मिरर है उसके रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब इसका आता है बिंब आता है। बिंब प्रतिबिंब और उसका जो प्रकार है उसको हम लोग समझते हैं। बहुत बेहतर तरीका से आपको समझ में आ रहा होगा मेरे दोस्त। हम लोग समझते हैं, यहाँ पे फ्रेश टॉपिक लगाते हैं कि बिंब क्या होता है। बिंब जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट या इमेज, सीधे हम लोग बिंब समझते हैं। ठीक है, तो बिंब होता क्या है, तो किसी बिंदु वस्तु से आती समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटेगी या कटती हुई प्रतीत होती है। इसकी परिभाषा को समझिएगा, दोनों को परिभाषा को समझिएगा, आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा। वो तो प्रतिबिंब मैंने समझा दिया था। बिंब क्या है कि दर्पण के सामने रखी गई वस्तु को बिंब कहते हैं। जो ऑब्जेक्ट जैसे कि मैंने यह बना लेता है कि यह एक दर्पण है, कोई भी दर्पण है। तो भाई दर्पण है तो आप तो कहिएगा कि सर जी पीछे से पेंट कीजिएगा, तब नहीं इसमें हम अपन मुहवा देखेंगे दर्पणवा में। यह दर्पण है। तो दर्पण के सामने अगर जो किसी वस्तु को हम रखते हैं, यानी दर्पण के सामने, यहाँ पे देखिएगा, ये आपका फिगर नहीं है, देख लीजिए, ये नहीं कीजिए कि सर जी हमने फिगर बना दिए, यहाँ पे इस तरह से है। तो दर्पण के सामने रखी गई वस्तु को क्या कहती है, यह दर्पण है। इसके सामने किसी वस्तु को रख देते, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बिंब कहते हैं। अब जब इसका प्रतिबिंब एक फोटो अपन चेहरा के देखेगा, तो यह ऐनक में मैंने देखेगा भाई, तो ऐनक में देखेगा तो एक फोटोआ में बनेगा ना, तो इसका भी फोटो इसमें उसके तरीका से ही बन गया, तंगा ठीक ठाक, तंगा बढ़िया भरकदार
बढ़िया इसमें अच्छा से क्रीम उरीम मार के लगा लेगा तो अच्छा दिखेगा। तो इसका परिभाषा हो जाएगा कि बिंब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो दर्पण के सामने रखी गई वस्तु को बिंब कहते हैं, ये बिंब का परिभाषा हो गया। फिर यहाँ पे आता है कि भाई प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब परिभाषा को लिखते चलिएगा, ये सब चीज इंपॉर्टेंट है। बिंब प्रतिबिंब, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बिंब प्रतिबिंब, तो यहाँ पे होता है कि प्रतिबिंब होता क्या है, तो किसी बिंदु वस्तु से, यह बिंदु हो या वस्तु हो, किसी बिंदु वस्तु से आती समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटेगी चाहे कटती हुई प्रतीत होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब कहते हैं। फिर से देखिएगा इसका परिभाषा प्रतिबिंब का, कि किसी बिंदु वस्तु से आती समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको प्रतिबिंब कहते हैं। अब यहाँ पे मेरे दोस्त बात आता है क्या है कि प्रतिबिंब जो है ना वो कई प्रकार के होता है भाई, तंगा इसको बताइए। तो प्रतिबिंब दो प्रकार के, पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा को आप लिख सकते हैं आभासी, या इसको हम लोग काल्पनिक भी लिख लेते हैं, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। अब देखिएगा इसको हम लोग रियल इमेज कहते हैं भाई, हमारा वास्तविक फोटो बन रहा है, इसमें वर्चुअल इमेज कहते हैं कि हम लोग कल्पना करते हैं कि हमारा फोटो ऐसा बनना चाहिए। अब देखिएगा प्रतिबिंब दो प्रकार के, वास्तविक और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो पहले वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में समझते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है। यह किरणों के वास्तविक, इसका परिभाषा आप लिखते चलिएगा, लिखिएगा कि किसी यानी वास्तविक प्रतिबिंब यानी किरणों के वास्तविक कटान के फलस्वरूप बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लिख देते हैं कि किरणों के वास्तविक कटान के फलस्वरूप बने प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, फिर से परिभाषा को समझिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, तो किरणों के वास्तविक कटान के फलस्वरूप बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, तो किरणों के काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बने प्रतिबिंब को कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, चलिए फिर से समझिएगा। वास्तविक तो समझ गया कि किरणों के वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनते हैं, और काल्पनिक जो है किरणों के काल्पनिक कटान के फलस्वरूप जो प्रतिबिंब बनते हैं उसको हम लोग कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, उसको हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। अब भाई यहाँ पे बात क्या आता है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर तंग बताइए। तो अंतर हम आपको बताते चलेंगे, आप लिखते चलिएगा। जो वास्तविक काल्पनिक प्रतिबिंब का जो अंतर है ना, 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है मेरे दोस्त, इसलिए मैं आपको प्रेस कर रहा हूं, फोर्स कर रहा हूं, उसको आप लिखते चलिएगा। तो एक तरफ आप पेज पर बनाइएगा, एक तरफ इस तरह से लिखिएगा, एक तरफ वास्तविक काल्पनिक, बीच में आप चिन्ह इसको डनेड़ी को खींच दीजिएगा, एक तरफ वास्तविक वाला को लिखिएगा, एक तरफ काल्पनिक वाला को लिखिएगा। तो पहला नंबर आप पॉइंट लिखिएगा, फर्स्ट में लिखिएगा यह किरणों के वास्तविक कटान के फलस्वरूप बनते हैं, वास्तविक वाला में लिखिएगा। फिर काल्पनिक वाला में लिखिएगा कि यह किरणों के काल्पनिक कटान के फलस्वरूप बनते हैं। पहला हो गया। दूसरा अंतर लिखिएगा कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब वाला में लिखिएगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब वाला में लिखिएगा इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा होता है। बस 3 ही अंतर है जिसमें आपको 2 नंबर बहुत आसानी से आ जाएंगे। और इसके बाद जो आता है ना, क्या आता है कि अवतल जो दर्पण है ना, उसके सामने भिन्न भिन्न दूरी पर बिंब को रखते हैं ना, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, किस तरह से बनता है, उसको हम लोग समझते भी चलेंगे। यानी क्या होता है कि अवतल दर्पण के सामने भिन्न भिन्न दूरी पर स्थित, हम यहाँ पे लगाते हैं फ्रेश टॉपिक कि अवतल दर्पण के सामने स्थित प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब है, तो प्रतिबिंब कहां कहां पे रखा जा सकता है। अवतल दर्पण में हम लोग पढ़ लेंगे, उस बाद उत्तल दर्पण को समझेंगे। तो
तो अवतल दर्पण में सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि बिंब कहां पे होगा, अनंत पर हो। इसमें लिख लीजिएगा शुरू में कि जो बिंब है कहां पे हो, बिंब अनंत पर हो। पहला नंबर इसका है। फिर से यहां पे टॉपिक अच्छा लगाते हैं कि जब बिंब अनंत पर हो। अब चलिए दोस्त इसको समझिएगा। आपका टॉपिक फ्रेश में लगा गया कि अवतल दर्पण के सामने भिन्न दूरी है, अवतल दर्पण के सामने स्थित बिंब का प्रतिबिंब। सबसे पहला टॉपिक हम लोग लिखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब। उसका परिभाषा आप लिखते चलेंगे, उससे पहले इस चीज को समझ लीजिएगा। इसको तो हम लोग कहते हैं भाई पोल, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहां से अनंत पर कोई वस्तु है, इसको लाते हैं तो यहीं पे कटता है, इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। यहां पे लिख दीजिएगा अनंत पर, अनंत पर स्थित है, यहां से जाएगा यहां से जाएगा। अब यहां को इसको तो बाहर से भाई पेंट करना होगा, तो इसीलिए मैं यहां पे पेंट कर देता हूं, ठीक है, जो आपको आ चुका होगा समझ में। इसका परिभाषा को आप लिखते चलिएगा। जब बिंब अनंत पर हो तो परिभाषा में लिखिएगा कि इसको समझ लीजिएगा तो आपके लिए बेटर रहेगा। परिभाषा में लिख सकते हैं, समझ में लीजिएगा। क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब, समझिएगा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहां पे बनते हैं, तो फोकस पर बनते हैं, जिसकी प्रकृति, इसकी प्रकृति को हम लिख देते हैं, जिसकी प्रकृति क्या होगा, वास्तविक, वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से काफी छोटा। ठीक है, अब देखिएगा, यानी अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहां पे बनते हैं, फोकस पर बनते हैं, जिसकी प्रकृति वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। यह चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा कैसे होता है, ये चीज को समझ गए हैं। अब दूसरा का नंबर है, अब देखिएगा जैसे जैसे अनंत से आएंगे इधर की तरफ, तो उसका जो प्रतिबिंब है ना दर्पण से दूर भागते जाएगा। यह पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे समझने के लिए जैसे जैसे बिंब को दर्पण की तरफ लाते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है ना दर्पण से दूर होते चला जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे बिंब अनंत पर है तो फोकस पर बन रहा है, जैसे ही थोड़ा सा करीब लाइएगा तो इसका प्रतिबिंब है ना दर्पण से दूर चलते जाएगा। बिंब को दर्पण की तरफ लाएंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर होते चला जाएगा। इस पॉइंट को लिख लीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। अब दूसरा हम लोग लिखते हैं कि जब बिंब अनंत एवं, जब बिंब अनंत एवं वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जिसको 2F लिखते हैं या C लिखते हैं, के बीच हो, इसी के बीच हो। तो अवतल दर्पण हो तो अवतल दर्पण को तो पहले हम लोग बना लेंगे। चलिए भाई ये तो अवतल दर्पण हम बना लिए, बन गया अवतल दर्पण। यह हो गया, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ठीक से थोड़ा सा फिगर को हम ड्रॉ करते हैं। ये हो गया इसका पोल, ये हो गया इसका C। अब देखिएगा यहां से हम ला रहे हैं, ये हो गया इसका C। अब यहां से लाएंगे तो यहां से हो जाएगा, होगा ना। अब यहां से तो भाई ये जा रहा है, अब देखिएगा यहां से हम गुजारेंगे इसके दर्पण से, सॉरी वक्रता केंद्र से जब हम गुजारते हैं ना तो यहां से जो टकराता है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, ठीक है। तो यह किसकी, ये तो इसका जहां से जाएगा तो फोकस होगा और यहीं पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। यहाँ जो प्रतिबिंब है ए और बी हम लेते हैं, इसी का उल्टा बन रहा है तो ए डैश और बी डैश लेंगे, ठीक है। इसको परिभाषा को परिभाषित करेंगे कि अवतल दर्पण के सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंब का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनते हैं, जिसकी प्रकृति जो है ना वास्तविक बनता है, वास्तविक उल्टा, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा। प्रकृति को फिर से देख लीजिएगा, फिर से समझिएगा कि अवतल दर्पण के सामने अनंत एवं वक्रता केंद्र के बीच स्थित बिंब का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनते हैं, जिसके प्राकृतिक होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनती है। दो तक आप दो क्वेश्चन को समझ गए इसमें। जैसे देखिएगा यहाँ पे अनंत पर था तो फोकस पर बना, वक्रता केंद्र से और अनंत के बीच है तो कहां पे बन गया, फोकस और दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच, इससे दूर होते जाएगा। उसी तरह से हम लोग तीसरा जो है अब यहाँ पे आ गया, अब कहा वक्रता केंद्र पर रखाएगा, तो वक्रता केंद्र पर होगा तो कहां पे होगा भाई उसको भी देख लेंगे। थर्ड नंबर में कि वक्रता केंद्र पर हो, वक्रता केंद्र पर हो।
तो वक्रता केंद्र पर हो तो यहां पे देखिएगा ये तो अवतल दर्पण है। अब यहां पर तो कमाल हो जाएगा, यह तो अवतल दर्पण मैंने लिख लिया मेरे दोस्त। अब यहां पे वक्रता केंद्र मैंने यहां पे ले लेता है, यहां से जाएगा तो यह फोकस से होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे तो थोड़ा सा रॉन्ग हो गया फिगर, यह फोकस से होकर जाएगा और इसको फोकस से होकर गुजारिएगा ना तो इसी के बीच कटेगा, इसी के बराबर में कट जाएगा। थोड़ा सा फिगर उधर उधर है, देख लीजिएगा। ए और बी होगा तो ए डैश और बी डैश होगा, ये तो एफ है। इसको अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, समझिएगा कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनते हैं और जिसकी प्राकृतिक होता है वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर होता है। क्योंकि जितना मीटर का रखिएगा, 10 मीटर का रखिएगा ना बिंब, तो कर प्रतिबिंब 10 मीटर का बनेगा और वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। यह आपका 3 हो गया। फिर अब 4 नंबर जो आता है ना, अब वक्रता केंद्र है ना थोड़ा सा इधर दर्पण की तरफ चलाएगा, वक्रता केंद्र फोकस के बीच हम रखेंगे। 4 नंबर जिसको हम लिख सकते हैं वक्रता केंद्र एवं फोकस, ठीक है। इसके बीच थोड़ा सा डिफाइन करके आप लोग लिख लीजिएगा क्या कि जब वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच हो तो इसकी परिभाषा को लिखते चलेगा कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित बिंब का प्रतिबिंब भाई बनेगा कहां, वक्रता केंद्र एवं फोकस के बीच जो स्थित बिंब है इसका प्रतिबिंब कहां पे बनेगा। और देख लीजिएगा वह जो प्रतिबिंब है वह अनंत पर बनेगा भाई, तो अनंत पर बनेगा, अनंत और किसके बीच बनेगा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच उसका प्रतिबिंब बनेगा। फिर से देखिएगा इसका परिभाषा को कि अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर स्थित वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित बिंब का प्रतिबिंब अनंत और दर्पण वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनते हैं, जिसकी जो प्राकृतिक होता है ना वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा होता है, इसमें बराबर होगा। अब बड़ा होते जाएगा, ये 4 तक देख लिए हैं। और 5 नंबर आता है कि फोकस पर हो। अब भाई फोकस पर होगा तो कहां पर बनेगा उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। 5 नंबर इसका है कि फोकस पर हो, फोकस पर हो, तो फोकस पर हो उसको समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहां पर बनता है भाई, तो अनंत पर बनता है। यह है फोकस, यह है वक्रता केंद्र, यहां फोकस है, यहां से लेकर जाएंगे और यह जो है फोकस से होकर जाएगा। अब एक जो प्रतिबिंब है ना यहां से लेकर जाएंगे तो इसके समांतर में होकर जाएगा, इसके समांतर में होकर जाएगा। तो यह हम लोग अंदाजा करते हैं या ज्ञात किया गया है कि यह एक अनंत पर किसी बिंदु पर कट जाएगा। इसीलिए हम लिखते हैं कि अवतल दर्पण के सामने फोकस पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहां पे बनते हैं, तो अनंत पर बनते हैं, जिसकी प्रकृति वास्तविक उल्टा और वस्तु से काफी बड़ा उसका प्रतिबिंब बनता है। अब लास्ट इसका पॉइंट होता है कि 6 नंबर क्या होता है, तो 6 नंबर होता है कि जब बिंब दर्पण के बीच हो, ठीक है। यहां पे देखिएगा तो जब बिंब को हम लोग किसके बीच रखते हैं, तो दर्पण के बीच रखते हैं। इसको तो पोल रख लेते हैं, यह फोकस दूरी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे दर्पण है, इसके बीच रखते तो सभी तो फोकस से होकर ही जाएगा। अब यहां देखिएगा इस जगह की छितराते हुए जाएगा, तो इसको हम लोग इस तरह में यहाँ पे एक कहीं पे इसको ऑब्जर्व करते हैं, इसको एक साथ संगठित करते हैं। यहाँ पे आ गया, यह ए हो गया, बी हो गया, यह ए डैश और बी डैश। इसका परिभाषा लिख सकते हैं हम लोग कि दर्पण के बीच, दर्पण के बीच, यानी जब बिंब दर्पण के बीच हो, लिख सकते हैं इसका 6 नंबर पॉइंट में कि अवतल दर्पण के सामने दर्पण के बीच स्थित बिंब का प्रतिबिंब। तो इसका आंसर लिख सकते हैं कि अवतल दर्पण के सामने दर्पण के बीच स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहां पे बनते हैं, तो दर्पण के पीछे बनता है। कैसा बनता है, तो काल्पनिक, इसमें वास्तविक बनेगा, ये काल्पनिक है, काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से क्या होगा, तो वस्तु से क्या बनेगा, आपको बड़ा बनेगा। काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। अवतल दर्पण के बारे में ये पूरी चीज को आप लोग अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे मेरे दोस्त। अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है ना, क्योंकि अवतल दर्पण में तो 6 जगह हम लोग रखेंगे, इसको 1-2 बार करके देखिएगा तो अच्छी प्रकार से आपको याद हो जाएगा। अब उत्तल दर्पण वाला आपको 2 ही जगह रखाया जाएगा और किस तरह से होगा उसको भी हम लोग समझते चलते हैं। यहाँ रखेंगे उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बारे में तो हम लोग समझ चुके हैं, अब हम लोग समझते हैं कि उत्तल दर्पण।
तो उत्तल दर्पण के सामने स्थित बिंब का प्रतिबिंब, फ्रेश टॉपिक यहां पे लगा लीजिएगा। फर्स्ट होता है कि अनंत पर हो, बिंब अनंत पर हो। तो देखिएगा साथियों, अवतल दर्पण तो इस तरह से होगा, उत्तल दर्पण यही ना होगा, तो इसमें भीतर से पेंट होगा, इसका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होगा ना, इधर मूल्य होगा। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहां पे बनते हैं, सॉरी, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर स्थित बिंब का प्रतिबिंब कहां पे बनते हैं, तो फोकस पर बनते हैं, जिसकी प्राकृतिक, सॉरी यहाँ फोकस पर कटेगा, इसको लाएंगे यहां से, ये तो ऊपर में छितरा का चला जाएगा, लेकिन इसको एब्जॉर्ब किया जाता है तो यहाँ पे फोकस पर, ये फोकस पर बनते हैं जिसकी प्रकृति काल्पनिक होता है। इसमें हो जाता है क्या, तो काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से इसका कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु से इसका छोटा प्रतिबिंब बनता है। इस चीज को समझ गए। अब इसका दो ही पॉइंट होता है। अब दर्पण के बीच कहीं भी रख दीजिएगा, ठीक है, दर्पण के बीच, तो इस तरह से बनाइएगा, तो दर्पण के बीच कहीं भी रख दीजिएगा ना इसके वस्तु को, ये तो पोल है, ध्रुव है, अब यहीं पे रख दीजिए, यहां से यहां लाते हैं तो यह तो ऊपर चला जाएगा, और इसको डॉट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ इसका सी है। अब इस किरण को हम गिराते हैं, यहां तक लाते हैं, यहां से जब प्रकाश किरण विक्षेपित नहीं होता तो यानी हटता नहीं है, यहाँ पे लाएंगे तो इसका बनेगा किसके बीच, फोकस और इसके बीच बनेगा, ठीक है, यहाँ पे आपको बन जाएगा, इसके बारे में देख लेंगे, यानी फोकस और दर्पण के बीच बनते हैं। ये दो आपका होगी, ये टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे उत्तल दर्पण वाले। इसके बाद हम लोग लास्ट टॉपिक कार्तीय चिन्ह परिपाटी, जिसको हम लोग निर्देशांक चिन्ह परिपाटी को समझेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वह टॉपिक है, बहुत फ्रेश टॉपिक यहाँ पे हम लोग हेडिंग में लगाएंगे कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी या कार्तीय चिन्ह परिपाटी, बहुत बेटर कंसेप्ट उसमें आपको मिलने वाला है। क्या है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी, उसको हम लोग हेडिंग लगाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी उसमें कार्तीय चिन्ह परिपाटी दिया हुआ है। कार्तीय चिन्ह परिपाटी या इसी को हम लोग कहते हैं निर्देशांक चिन्ह परिपाटी। तो यह क्या होता है, जिसको हम लोग साइन कन्वर्जन कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग साइन कन्वर्जन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश आप लोग लिख लीजिएगा, साइन कन्वर्जन। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि दर्पण से संबंधित, जब मेरे दोस्त दर्पण का हम बात कहेंगे या गोलीय दर्पण की बात कहेंगे, अगर दर्पण का बात कहेंगे तो समतल और गोलीय दर्पण दोनों होगा, और जैसे ही गोलीय दर्पण के बारे में बात कहेंगे ना तो अवतल और उत्तल दोनों होगा। तो वैसे गोलीय दर्पण मैंने कहा, तो इसमें अवतल दर्पण भी होगा और उत्तल दर्पण भी होगा, दोनों दर्पण इसमें हो जाएगा। तो वैसे गोलीय दर्पण यानी कार्तीय चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी, यानी दर्पण से संबंधित बिंब दूरी प्रतिबिंब दूरी, तो बिंब दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी को f से हम लोग करते हैं। तो दर्पण से संबंधित बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी को मापने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जो बिंब दूरी है, बिंब दूरी को u से, प्रतिबिंब जो दूरी है ना, प्रतिबिंब दूरी को v से, और जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी को किससे, तो f से प्रदर्शित करते हैं। इसका परिभाषा आप लिखते चलिएगा कि गोलीय दर्पण से संबंधित बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को मापने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कार्तीय चिन्ह परिपाटी या निर्देशांक चिन्ह परिपाटी कहते हैं, जो निम्नलिखित है। यह जो प्रश्न पूछता है आपके 2 नंबर के एग्जाम में आपको पूछता है, जो निम्नलिखित है। अब कौन कौन से उसको कहेगा, फिगर के माध्यम से बताइए। तो पहले क्या होता है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है, तो ध्रुव से मापी जाती है। तो इसमें दोनों दर्पण का हम लोग यूज करेंगे, अवतल दर्पण भी और उत्तल दर्पण भी यूज करेंगे। यह अवतल दर्पण है और यह उत्तल दर्पण है। मैं आपको पूरा इसमें समझा दूंगा, पूरी कॉन्सेप्ट आपको बेहतर कॉन्सेप्ट इसमें मिलेगा। यह तो इसका ध्रुव हो गया, पोल यानी ध्रुव को किससे, तो पी से। तो देखिए सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, पहला इसका कंसेप्ट हो गया। और ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में
प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, मापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत प्रकाश की दिशा में, विपरीत प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी क्या होता है, तो मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। यानी ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में अगर जो प्रकाश इधर मुहे जा रहा है ना ध्रुव की तरफ, तो इधर मुहे नापेंगे तो इधर हम लोग धनात्मक में मापेंगे, और यहाँ पे देखिए इधर प्रकाश जा रहा है तो इधर की तरफ हम लोग मापेंगे तो धनात्मक में मापेंगे, और इसके विपरीत दिशा में मापेंगे तो हम ऋणात्मक में मापेंगे। अब देखिए इसमें इधर फोकस दूरी, इधर वक्रता त्रिज्या, और इसमें इधर फोकस दूरी और इधर वक्रता त्रिज्या। यहां से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर हो रहा है, अवतल और उत्तल दर्पण का उपयोग को क्लियर हो रहा है। क्या ऐसा हो रहा है कि यह जो अवतल दर्पण है, यह हम यहाँ पे लिख देते इसको अवतल दर्पण है, यह तो हमारे दोस्त अवतल है, यह दोस्त है से उत्तल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो धनात्मक होता है। पहला यहाँ से आपको अवतल और उत्तल दर्पण का हो गया, लेकिन हमको तो समझना ही है भाई, ये है कार्तीय चिन्ह परिपाटी। फिर से देख लीजिएगा कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। तीसरा नंबर है, यदि प्रधान अक्ष के ऊपर, यदि प्रधान अक्ष के ऊपर, प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी, मापी गई दूरी धनात्मक, यानी यहाँ पे समझ लीजिए भैया, लिखने में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे समझ लीजिएगा। इसके ऊपर अगर जब मापी गई दूरी धनात्मक है तो इसके नीचे मापी गई दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। ऊपर प्लस में तो नीचे वाला क्या होता है, तो माइनस में हम लोग इसके मापते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, कार्तीय चिन्ह परिपाटी यानी दर्पण से संबंधित बिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी तथा फोकस दूरी को मापने के लिए एक चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसको निर्देशांक चिन्ह परिपाटी या कार्तीय चिन्ह परिपाटी हम लोग कहते हैं। इसके तीन बिंदु है, तीन महत्वपूर्ण तथ्य है, तीन बातें हैं। पहला है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है, जो मैंने आपको बता दिया है। दूसरा है ध्रुव से आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक तथा विपरीत प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरी ऋणात्मक होता है। लिखते चलेगा मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे स्टूडेंट, लिखते चलेगा, आपको पूरा समझ में आएगा। और यदि प्रधान अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक है तो प्रधान अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक होती है। यहां तक आपकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है। यह आपका दूसरा वीडियो है, जो लास्ट वाला वीडियोस होगा वो आपकी जो प्रकाश का परावर्तन की पूरी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करके आपको चैप्टर्स को खत्म कर देंगे, और एक और नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो स्पेशल फॉर ऑब्जेक्टिव के चैप्टर वाइज का जितना ऑब्जेक्टिव है सबको हम लोग क्लियर करेंगे। क्योंकि इस बार का टारगेट मैंने 2023 का टारगेट लिया हूं कि 90+ आपको मैथ और साइंस में मैं करा दूंगा इस चैनल के माध्यम से। इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर कीजिएगा जो क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे दोस्त। अगर जिस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।